5 अगस्त 2026 बलिया की सड़कें लोगों से भरी हुई थी। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। किसी के हाथों में फूलों की माला थी तो किसी की आंखों में आंसू थे। बूढ़ी औरतें बिलख रही थी, युवक खामोश थे और छोटे बच्चे अपने पिता की उंगली पकड़कर उनसे पूछ रहे थे कि पिताजी इतने लोग किसके लिए आए हैं। किसी ने धीरे से जवाब दिया कि बेटा आज रसड़ा के भगवान का अंतिम सफर है। यह सुनकर कोई बाहरी आदमी होता तो शायद मुस्कुरा देता, लेकिन बलिया के लोगों के लिए यह मजाक नहीं था। वहां हजारों ऐसे परिवार थे जिनकी बेटियों की शादी किसी सरकारी योजना से नहीं बल्कि उस भगवान ने खुद अपने जेब से कराई थी। बहुत से ऐसे मरीज थे जिन्हें दिल्ली और मुंबई के बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने का खर्च उन्होंने खुद उठाया था। बहुत से ऐसे गरीब थे जिनके घर में पहली बार एम्बुलेंस पहुंची थी, क्योंकि किसी नेता ने नहीं बल्कि एक इंसान ने उनकी तकलीफ को अपना समझा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई आदमी सचमुच इतना बड़ा हो सकता है कि लोग उसे भगवान कहने लगे? क्या वह जन्म से अमीर थे? क्या उन्हें राजनीति विरासत में मिली थी? या फिर उनके जीवन में ऐसा कौन सा तूफान आया जिसने उन्हें करोड़पति ठेकेदार से गरीबों का मसीहा बना दिया? यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा की उस आदमी की जिसने बार बार गिर कर उठना सीखा, जिसने सत्ता से लड़ाई लड़ी, अदालत से लड़ाई लड़ी, बीमारी से लड़ाई लड़ी और अंत में लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना ली जहां तक राजनीति कभी नहीं पहुंच सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आज सुनिए उमाशंकर सिंह की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, अपमान है, जीत है, हार है, अदालत है, राजनीति है, बीमारी है और सबसे बढ़कर इंसानियत है। ये कहानी है उस महान शख्सियत की जिसके निधन पर पूरा विधानसभा क्षेत्र रोया। ये कहानी है बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक की जिनके निधन पर खुद बीएसपी सुप्रीमो आयरन लेडी मायावती जी के आंसू बहे। वो खुद रोई। मायावती जी अपने जीवन में ये दूसरी बार रोई थी। पहली बार जब उनके गुरु माननीय कांसीराम जी का निधन हुआ था और इस बार जब उनके सबसे चहेते भाई उमाशंकर जी का निधन हुआ था। जब हमने उनके बारे में जाना तो लगा कि उनके जीवन के संघर्ष, जनता के प्रति सेवा के सरल भाव और सबसे महत्वपूर्ण एक विधायक नेता की कहानी आप सभी तक पहुंचनी चाहिए। एक छोटे से गांव का लड़का, बलिया जिले की रसड़ा तहसील में एक छोटा सा गांव है खनवर। यही 2 जनवरी 1971 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके बारे में उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन लाखों लोग इसके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ेंगे। उस बच्चे का नाम था उमाशंकर सिंह। उनके पिता घुरऊ सिंह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त एक अनुशासित फौजी थे। घर में धन दौलत की कोई बड़ी चमक नहीं थी, लेकिन स्वाभिमान इतना था कि किसी के सामने हाथ फैलाना परिवार की परंपरा नहीं थी। उमाशंकर का बचपन मिट्टी, खेत, तालाब और संघर्ष के बीच बीता। सुबह जल्दी उठना, समय का पालन करना और अपने काम को ईमानदारी से करना, यह सब कुछ उन्हें किताबों से नहीं बल्कि अपने पिता से मिला था। लेकिन बचपन में ही उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने उनके भीतर बेचैनी पैदा कर दी। गांव में टूटी सड़कें, बीमार लोगों के लिए अस्पताल तक पहुंचने का कोई साधन नहीं, गरीब परिवारों की बेटियां सिर्फ इसलिए घर बैठी थी कि क्योंकि उनके पिता शादी का खर्च नहीं उठा सकते थे। और सबसे बड़ी बात, युवाओं के पास काम नहीं था। बलिया की बागी मिट्टी में एक अजीब सी आग होती है। वही आग धीरे धीरे इस लड़के के भीतर भी जलने लगी। उसे लगने लगा कि अगर जीवन सिर्फ अपने लिए जीना है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यहीं से उस कहानी का पहला बीज बोया गया जिसे लोग बाद में गरीबों के मसीहा की कहानी कहने लगे। समय बीता और 12वीं की पढ़ाई पूरी करके आगे की पढ़ाई के लिए उमाशंकर सिंह बलिया के प्रसिद्ध सतीश चंद्र कॉलेज पहुंचे। यह 1990 के दशक का पूर्वांचल था। उस समय छात्र राजनीति का मतलब अक्सर बहस नहीं बल्कि बाहुबल, दबंगई और डर का माहौल माना जाता था। ऐसे माहौल में एक साधारण ग्रामीण लड़के ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का फैसला किया। साल था 1991। यह उनके जीवन का पहला बड़ा जोखिम था। सामने ऐसे उम्मीदवार थे जिनके पास पैसा था, गुंडे थे, रसूख था और राजनीतिक संरक्षण भी।
उमाशंकर के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो धमकियां मिलने लगी। दोस्तों ने कहा पीछे हट जाओ, परिवार ने कहा यह एक बड़ी लड़ाई है, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। वे भाषण देने से ज्यादा लोगों के काम करने लगे। किसी छात्र की फीस नहीं जमा हो रही थी, उमाशंकर उसके साथ खड़े थे। किसी को हॉस्टल में कमरा नहीं मिल रहा था, उमाशंकर आधी रात को भी प्रशासन के दरवाजे पर पहुंच जाते थे। किसी गरीब छात्र को किताबें चाहिए थी, वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर देते थे। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में चर्चा होने लगी कि यह लड़का वोट नहीं मांग रहा, साथ दे रहा है। जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। उमाशंकर सिंह ने ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल की और उमाशंकर जी को महामंत्री का पद मिला, जिसका रिकॉर्ड कभी नहीं टूट सका। यहीं से बलिया को एक नया युवा नेता मिला, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब जेब खाली थी, कॉलेज की राजनीति खत्म हुई तो मंच भी चला गया, नारे भी चले गए, भीड़ भी चली गई। इसके बाद उनके पिताजी गुरव सिंह ने उनकी शादी पुष्पा नाम की एक सुंदर लड़की से करा देते हैं। अब सामने सबसे बड़ा सवाल था रोजगार, घर चलाना और जिम्मेदारियां निभाना। फिर उमाशंकर जी ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और बहुमत से जीते। जनता की सेवा करते हुए 2 बच्चे भी हो जाते हैं, बेटा युकेश सिंह और बेटी यामिनी सिंह। बच्चों की पढ़ाई कराते हुए कुछ दिन बीतता रहा। इसके बाद उन्होंने ठेकेदारी और निर्माण कार्य के क्षेत्र में कदम रखा। यहीं से उनके जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। बड़े ठेके पहले से प्रभावशाली लोगों के कब्जे में थे। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, अधिकारियों की बेरुखी, भुगतान में देरी और हर कदम पर अपमान। कई बार ऐसा हुआ कि काम पूरा हो गया लेकिन पैसा महीनों तक नहीं मिला। लोग मजाक उड़ाते थे, राजनीति करके क्या मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता की एक बात याद रखी, नाम कमाने में पूरी उम्र लगती है और खराब करने में एक दिन। उन्होंने फैसला किया कि चाहे छोटा काम मिले, लेकिन काम ऐसा होगा कि कोई उंगली न उठा सके। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनकी कंपनी का नाम पूरे पूर्वांचल और बिहार तक फैलने लगा। सड़कें बनी, पुल बने, सरकारी इमारतें बनी और वही लड़का जो कभी साइकिल से चलता था, करोड़ों के कारोबार का मालिक बन गया। यहीं तक पहुंचकर अधिकांश लोग बदल जाते हैं, लेकिन उमाशंकर सिंह की कहानी यहीं से अलग हो जाती है। वह दिन जिसने उन्हें गरीबों का मसीहा बना दिया। एक बार उनके पास एक गरीब आदमी आया, उसकी बेटी की शादी तय थी, घर में अनाज नहीं था, दहेज तो दूर, बारात के खाने तक के पैसे नहीं थे। लोगों ने कहा वो ना तो विधायक है ना तो नेता, वो क्यों मदद करेंगे। लेकिन उमाशंकर सिंह ने सिर्फ पैसे नहीं दिए, उन्होंने पूरी शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और शादी हुई, इज्जत बच गई। उस दिन उस गरीब पिता ने कहा आज हमारे घर भगवान आए थे। शायद यही वह क्षण था जब एक ठेकेदार के भीतर का इंसान जीत गया। इसके बाद यह सिलसिला रुकने वाला नहीं था। किसी गरीब की बेटी की शादी हो, उमाशंकर सिंह, किसी को कैंसर हो, उमाशंकर सिंह, किसी को दिल्ली ले जाना हो, उमाशंकर सिंह, किसी के घर एम्बुलेंस चाहिए, उमाशंकर सिंह। उन्होंने रसरा क्षेत्र में मुफ्त एम्बुलेंस सेवाएं शुरू कराई। ऐसे परिवार जिन्होंने कभी अस्पताल तक जाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया था, पहली बार समय पर इलाज तक पहुंच पाए। धीरे धीरे लोग कहने लगे सरकार बाद में आती है, पहले उमाशंकर सिंह पहुंच जाते हैं। यहीं से उनकी पहचान एक नेता से कहीं बड़ी हो गई। वे गरीबों के मसीहा बन चुके थे और कुछ लोग उन्हें सचमुच भगवान कहने लगे। रसड़ा में अब एक अजीब सी चर्चा होने लगी थी। लोग कहते थे यह आदमी चुनाव जीते या न जीते, अपने घर का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। कोई रात के 2 बजे मदद मांगने पहुंच जाए तो उनके घर की बत्तियां जल जाती थी और वे मदद करते थे। कोई अस्पताल में भर्ती हो तो उनके लोगों को पहले ही खबर मिल जाती थी। कोई किसान कर्ज में डूबा हो तो उसके खेत बिकने से पहले कोई रास्ता निकल आता था। धीरे धीरे ऐसा जन विश्वास तैयार हो चुका था जिससे सिर्फ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। यही वह समय था जब बहुजन समाज पार्टी की नजर उन पर पड़ी। साल 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ने उन्हें रसड़ा विधानसभा सीट से टिकट दिया। बहुत से लोगों ने इसे एक प्रयोग माना। उसने कहा ठेकेदारी करने वाला आदमी राजनीति क्या जाने। कुछ ने कहा चुनाव भीड़ से नहीं संगठन से जीता जाता है। लेकिन रसड़ा की गलियों में एक अलग ही हवा चल रही थी। जब उमाशंकर सिंह प्रचार के लिए निकलते तो यह किसी चुनाव रैली नहीं होती थी। उनके साथ वे लोग चलते थे जिनकी बेटियों की शादी उन्होंने कराई थी। वे परिवार चलते थे जिनके मरीजों का इलाज उन्होंने करवाया था।
वे किसान चलते थे जिनकी फसल बर्बाद होने पर भी उन्होंने आर्थिक मदद की थी। यह भीड़ किसी पार्टी की नहीं थी, यह भीड़ एहसान की नहीं थी, यह भीड़ थी विश्वास की। और जब नतीजे आए तो रसड़ा ने साफ संदेश दिया। उमाशंकर सिंह पहली बार में ही भारी मतों से विधायक बन गए। विधानसभा पहुंचे तो लोगों को लगा कि शायद उनका नेता बदल जाएगा, अब वो लखनऊ में रहेगा, बड़े अधिकारियों से मिलेगा, सुरक्षा के घेरे में चलेगा और धीरे धीरे आम आदमी से दूरी बना लेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने विधायक बनने के बाद भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। रसड़ा में उनका जनसंपर्क ऐसा था कि लोग बिना किसी सिफारिश के उनके पास पहुंच जाते थे। कई बार अधिकारी हैरान रह जाते थे कि यह विधायक हर छोटी बड़ी समस्या में खुद क्यों उतर जाता है। सड़क का गड्ढा हो, किसी स्कूल की छत टपक रही हो, किसी अस्पताल में दवा न मिल रही हो, उमाशंकर सिंह सीधे मौके पर पहुंच जाते थे। यही वजह थी कि धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ एक विधायक की नहीं बल्कि काम करने वाले विधायक की बनने लगी। लेकिन राजनीति में एक नियम हमेशा से रहा है, जो नेता जितना ऊपर उठता है उसके विरोधी भी उतने ही मजबूत होते जाते हैं। रसड़ा में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। लोग उन्हें सिर्फ वोट नहीं दे रहे थे बल्कि अपना आदमी मानने लगे थे, अपना मसीहा मानने लगे थे। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा खटकने लगी थी। विधानसभा के भीतर उनकी आवाज तेज होती जा रही थी, बाहरी दुनिया में उनका प्रभाव फैलता जा रहा था। उनकी कंपनी भी सफल थी, सामाजिक काम भी बढ़ रहे थे और जनता का भरोसा भी लगातार गहरा हो रहा था। ऐसा लगने लगा था कि उमाशंकर सिंह का राजनीतिक भविष्य अब बहुत लंबा होने वाला है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी इंसान की किस्मत सबसे तेजी से ऊपर उठती है तभी अक्सर उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान जन्म लेता है। और उमाशंकर सिंह के जीवन में भी वह तूफान आने ही वाला था। साल 2014 रसड़ा में उमाशंकर सिंह का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। लखनऊ में अधिकारी उन्हें गंभीरता से लेने लगे थे और बलिया में विरोधी दल उनके बढ़ते जनाधार से परेशान थे। लेकिन राजनीति की दुनिया में सबसे खतरनाक हमला हमेशा सामने से नहीं होता, कई बार वार कागजों के जरिए होता है। इसी दौरान उनके खिलाफ एक शिकायत की फाइल तैयार हुई। आरोप लगाया गया कि विधायक रहते हुए भी उनकी कंपनी सरकारी ठेके ले रही है, जबकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते। मामला लोकायुक्त तक पहुंचा, जांच शुरू हुई, मीडिया में खबरें चलने लगी। विरोधियों को जैसे वह मौका मिल गया था कि जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। लखनऊ की राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि अब उमाशंकर सिंह का दबदबा खत्म हो गया। और फिर वह दिन भी आया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, यह उस आदमी के सम्मान पर चोट थी जिसने अपनी पहचान जनता के बीच बनाई थी। रसड़ा में खबर फैलते ही लोग स्तब्ध रह गए। जिन लोगों ने इन्हें अपना सहारा माना था उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका विधायक अब विधायक नहीं रहा। विरोधी जश्न मना रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे अब उनका राजनीतिक अध्याय समाप्त हो गया। कई समर्थक भी निराश हो गए। उन्हें लगा कि सत्ता और व्यवस्था के सामने एक आदमी आखिर कब तक टिक पाएगा। लेकिन यही वह उमाशंकर सिंह की असली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अगर सच मेरे साथ है तो आखिरी दरवाजा भी खटखटाऊंगा। इसके बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यह लड़ाई आसान नहीं थी। कानूनी दलीलें, दस्तावेज, तारीख पर तारीख और महीनों तक चलने वाली प्रक्रिया। राजनीतिक जीवन ठहर सा गया था, लेकिन उन्होंने एक भी दिन जनता से रिश्ता नहीं तोड़ा। वे लगातार लोगों के बीच जाते रहे, शादियों में शामिल होते रहे, बीमारों का इलाज कराते रहे, गरीबों की मदद करते रहे। उन्होंने अपने समर्थकों से सिर्फ एक बात कहते थे, पद छीन गया है, सेवा नहीं। धीरे धीरे यह बात पूरे रसड़ा में फैल गई। लोग कहने लगे अगर कुर्सी चली गई तो क्या हुआ, आदमी तो वही है। और शायद यही वह क्षण था जब जनता का रिश्ता उनसे राजनीतिक से ऊपर उठ गया। अब लोग उन्हें विधायक कम और अपना रक्षक ज्यादा मानने लगे थे। फिर वह दिन आया जिसका इंतजार महीनों से था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई टिक नहीं सकती और उनकी सदस्यता बहाल हो गई। यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, यह एक ऐसे आदमी की वापसी थी जिसे समय से पहले खत्म घोषित कर दिया गया था। जब यह खबर रसड़ा पहुंची तो लोगों ने इसे चुनावी जीत की तरह लिया। मिठाइयां बटी, ढोल बजे
और कई बुजुर्गों ने कहा सच कभी हारता नहीं। उस दिन उमाशंकर सिंह सिर्फ एक अदालत से नहीं जीते थे, वे लोगों के दिलों में और गहराई तक उतर गए थे। अब उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे थे जो मुश्किल से डरता नहीं बल्कि उससे लड़कर लौटता है। लेकिन आने वाले वर्षों में उन्हें एक और परीक्षा देनी थी, एक ऐसी परीक्षा जिसमें उनके सामने पूरी राजनीतिक लहर खड़ी होने वाली थी। साल 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने सबसे उथल पुथल वाले दौर में प्रवेश कर चुकी थी। पूरे राज्य में एक ऐसी राजनीतिक लहर उठी जिसने दशकों से जमे हुए नेताओं की जमीन खिसका दी। बड़ी बड़ी पार्टियां अपने अपने किलों को बचाने में लगी थी। हर विधानसभा सीट पर समीकरण बदले जा रहे थे, लेकिन रसड़ा में मुकाबला अलग था। यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं था, यहाँ मुकाबला था एक आदमी की साख और पूरी राजनीतिक लहर के बीच। विरोधियों ने पूरी ताकत झोंक दी, बड़े नेताओं की रैलियां हुई, बाहरी रणनीतिकार बुलाए गए, जातीय समीकरण जोड़े गए और यह संदेश फैलाया गया कि इस बार उमाशंकर सिंह को रोकना ही होगा। कई लोगों ने इन्हें सलाह दी, इस बार लड़ाई कठिन है। कुछ ने कहा लहर के सामने कोई नहीं टिकता, लेकिन उमाशंकर सिंह ने चुनाव प्रचार का वही तरीका अपनाया जो वर्षों पहले कॉलेज के दिनों में अपनाया था। वे मंचों से ज्यादा घरों तक पहुंचते, उन्होंने भाषणों से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी। किसी गांव में पानी की समस्या थी तो वहीं बैठकर अधिकारियों से बात की, किसी किसान की फसल बर्बाद हुई तो उसकी मदद का इंतजाम किया, किसी परिवार में बीमारी थी तो उसके इलाज का व्यवस्था कराई। लोगों को महसूस होने लगा कि यह चुनाव सिर्फ एक उम्मीदवार का नहीं बल्कि उस रिश्ते का है जो वर्षों से सेवा से बना है। मतदान हुआ, पूरा रसड़ा उत्सुक था और जब नतीजे आए तो एक बार फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद विरोधियों ने सबसे कम की थी। उमाशंकर सिंह जीत गए। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, यह उस भरोसे की जीत थी जिसे उन्होंने वर्षों की मेहनत से कमाया था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। साल 2022 का चुनाव, यह चुनाव पहले से भी ज्यादा कठिन था। पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण लगभग एक तरफा दिखाई दे रहे थे। बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर हो रही थी, इसके बड़े बड़े नेता हार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रसड़ा सीट पर इस बार मुकाबला और भी तीखा था। विरोधियों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। हर तरफ यही चर्चा थी इस बार उमाशंकर सिंह नहीं जीत पाएंगे। लेकिन चुनाव के दौरान एक अजीब दृश्य दिखाई देता था। गांव में लोग कहते पार्टियां अपनी जगह है, उमाशंकर सिंह अपनी जगह है। कई मतदाता खुलकर कहते थे हम वोट पार्टी को नहीं दे रहे हैं, हम वोट उस आदमी को दे रहे हैं जो मसीहा है। मतगणना हुआ और उत्तर प्रदेश भर से बहुजन समाज पार्टी की हार की खबरें आने लगी। एक एक करके सीटें हाथ से निकलती चली गई और फिर अंत में सिर्फ एक नाम बचा, रसड़ा का उमाशंकर सिंह। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का केवल एक ही विधायक जीत कर विधानसभा पहुंचे, वह थे उमाशंकर सिंह। लखनऊ की विधानसभा में वे अकेले अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जब वे खड़े हुए तो बाकी विरोधी पार्टियां उनके मजाक उड़ा रही थी, हंस रहे थे। और तब उमाशंकर सिंह ने जो बात कही थी वो एक बहुत ही गहरी बात थी। उन्होंने कहा कि जिस नर्सरी से निकलकर आज लोग दूसरी पार्टियों की चमक बढ़ा रहे हैं, अगर ये नर्सरी नहीं होती तो शायद वे विधानसभा का चेहरा भी नहीं देख पाते। और ये बातें सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। एक अकेला विधायक, लेकिन पूरी पार्टी की आवाज। विधानसभा में जब वे बोलते तो सत्ता पक्ष भी सुनता था और विपक्ष भी। उनकी बात इसलिए सुनी जाती थी कि वे किसी बड़े पद पर नहीं थे, उनकी बात इसलिए सुनी जाती थी क्योंकि उनके पीछे लाखों लोगों का भरोसा खड़ा था। रसड़ा में उस समय एक कहावत चल पड़ी थी, यह सीट अब किसी पार्टी की नहीं उमाशंकर सिंह की है। उनकी लोकप्रियता अब चुनावी जीत से कहीं आगे निकल चुकी थी। लोग उन्हें नेता नहीं अपना सहारा मानने लगे थे, एक मसीहा मानने लगे थे। लेकिन किस्मत अक्सर सबसे कठिन वार उसी समय करती है जब इंसान अपनी सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ा होता है। और उमाशंकर सिंह के जीवन में अब एक ऐसा दुश्मन आने वाला था जिसे न राजनीति जोक सकती थी, न पैसा, न ही जनसंपर्क। साल 2026 रसड़ा में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। सुबह लोगों की भीड़ उनके आवास पर लगती, दोपहर में अधिकारियों से मिलते, शाम को गांवों का दौरा करते और देर रात तक किसी न किसी की समस्या सुनते रहते। जो लोग उनके करीब थे
वे जानते थे कि ये अपनी थकान कभी किसी को दिखाते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में बदलाव आने लगा। सिर में तेज दर्द, अचानक चक्कर आना, लंबे समय तक काम करने के बाद असामान्य कमजोरी। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगता था कि कुछ दिन आराम कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टरों की जांच ने एक ऐसी सच्चाई सामने रख दी जिसने उनके परिवार और समर्थकों की दुनिया हिला दी। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। ये खबर बाहर आते ही पूरे रसड़ा में बेचैनी फैल गई। जिस आदमी ने वर्षों तक दूसरों को अस्पताल पहुंचाया था, अब वही खुद अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज शुरू हुआ। ऑपरेशन, दवाइयां, डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अस्पताल के बाहर सिर्फ उनका परिवार नहीं खड़ा था, वहां मौजूद थे पूरे रसड़ा के लोग, पूरे बलिया के लोग। वे लोग खड़े थे जिनकी जिंदगी किसी न किसी मोड़ पर उनसे जुड़ी हुई थी। गांव में, मंदिरों में हवन होने लगे, मस्जिदों में दुआएं मांगे जाने लगी, महिलाओं ने व्रत रखना शुरू कर दिया और बुजुर्गों ने भगवान से कहना शुरू कर दिया कि हे भगवान, हमारी उम्र उन्हें दे दो। यह दृश्य किसी सामान्य राजनेता के लिए नहीं था, यह उस मसीहा के लिए था जिसने लोगों के लिए दुख में अपना सुख भुला दिया था। इलाज के दौरान कई बार यह खबर सामने आई कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। समर्थकों में उम्मीद जागती, फिर अचानक कोई नई चिकित्सकीय चुनौती सामने आ जाती। दिन बीतते गए और फिर 5 अगस्त 2026 की वह सुबह आई जिसे रसड़ा शायद कभी भूल नहीं पाएगा। 55 वर्ष की उम्र में वो शंकर सिंह ने अंतिम सांस ली। खबर फैलते ही पूरा इलाका जैसे ठहर सा गया। दुकानों के शटर अपने आप गिरने लगे, सड़कों पर सन्नाटा और फिर कुछ ही घंटों में जन सैलाब। जब उनका पार्थिव शरीर रसड़ा गया तो वह दृश्य शब्दों से परे था। लाखों लोग उमड़ पड़े, कोई उनके पैर छूकर रो रहा था, कोई उनके चित्र को सीने से लगाए खड़ा था। कई गरीब परिवार अपनी बेटियों के साथ आए थे और कहते थे अगर ये न होते तो हमारी बेटी की शादी कभी न होती। कई मरीजों के परिजन कह रहे थे हमारा अपना भगवान चला गया, और कई बुजुर्ग महिलाओं की आंखों में सिर्फ आंसू थे और जुबान पर सिर्फ एक ही वाक्य, हमारा बेटा चला गया। उस दिन किसी ने उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी ने चुनावी जीत हार की चर्चा नहीं की, किसी ने विधानसभा की सीटें नहीं गिनी। लोग सिर्फ एक इंसान को याद कर रहे थे, एक ऐसे इंसान जिसने अपने संघर्ष को सिर्फ एक अपनी सफलता तक सीमित नहीं रखा, जिसने गरीबी देखी इसलिए गरीब का दर्द समझा, जिसने अपमान सहा इसलिए दूसरों की इज्जत बचाई, जिसने अदालत में लड़ाई लड़ी इसलिए अन्याय के सामने झुकना नहीं सीखा, और जिसने धन कमाया तो उसे सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खर्च किया। शायद इसी कारण रसड़ा के लोग उन्हें सिर्फ विधायक नहीं मानते थे, वे उन्हें अपना सहारा, अपना रक्षक, अपना भाई, अपना बेटा और कई लोग सचमुच अपना भगवान मानते थे। आज भी बलिया की मिट्टी में जब उमाशंकर सिंह का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक राजनेता को याद नहीं करते, वे उस दौर को याद करते हैं जब किसी गरीब के घर में संकट आता था और लोग कहते थे घबराओ मत, उमाशंकर जी तक खबर पहुंचा दो। यही किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। कुर्सियां छीन जाती है, पद खत्म हो जाते हैं, पार्टियां बदल जाती है, लेकिन जिन लोगों की आंखों में कोई आदमी उम्मीद बनकर बस जाए तो कभी मरता नहीं। उमाशंकर सिंह चले गए, लेकिन रसड़ा की गलियों में आज भी उनका नाम एक कहानी की तरह सुनाई देता है। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने संघर्ष से शुरुआत की और लोगों के दिलों में अमर होकर खत्म हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ उस मसीहा के जीवन के उतार चढ़ाव को आप लोगों तक पहुंचाना था। माननीय उमाशंकर सिंह जी को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने अपने कर्म, सेवा और जनसमर्पण से समाज में एक विशेष स्थान बनाया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।